ये सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, जो गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग, काफ़ी फेमस बुक है। इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में डायरेक्ट मैच करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। इस बुक में अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको सॉल्व करते हुए सीक्वेंस बना रहे हैं। तो हम लोग लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ये चैप्टर 4th नंबर का है, हाईवे इंजीनियरिंग, जो हम लोग कर चुके हैं। इसमें भी हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक देखें। सेकंड पार्ट में हम लोग 50 से लेकर के 100 तक देखें। थर्ड पार्ट में हम लोग 100 से लेकर के 150 तक देखें। 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हाईवे इंजीनियरिंग का। ठीक है, ये पार्ट लास्ट पार्ट होगा। और इस पार्ट में हम लोग जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दैट मीन्स 150 से लेकर के आगे का जो जितना भी रेस्ट बचा हुआ है, वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सीक्वेंस बनाते हैं, सीरीज कंप्लीट करते हैं इसको। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, दैट इज 151 नंबर क्वेश्चन मेरा। देखिए क्या कर रहा है, द सैंडी सॉइल द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का 3 मेथड होता है। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन अलग अलग सॉइल के लिए देख लेते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए बेस्ट मेथड जो होता है स्टेबलाइजेशन का, वो सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन होता है। सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन जो होता है ब्लैक कॉटन के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड होता है। और अगर सैंडी सॉइल के लिए लेते हैं, तो सैंडी सॉइल के लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो सॉइल बिटूमेन होता है। सॉइल बिटूमेन, सॉइल प्लस बिटूमेन जो होगा वो होगा सैंडी सॉइल के लिए। ब्लैक कॉटन के लिए सॉइल लाइम हो गया। सिंपल याद रखना, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। और अगर सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल के लिए सॉइल बिटूमेन हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट ही है। ब्लैक कॉटन के लिए सॉइल लाइम और सैंडी सॉइल के लिए सॉइल बिटूमेन आएगा तो सैंड के लिए, और लाइम आएगा तो ब्लैक कॉटन के लिए लाइम और सैंड के लिए बिटूमेन। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल के लिए हम लोग क्या देखे थे, सैंडी सॉइल में जब भी होगा तो बिटूमेन होगा, तो सॉइल प्लस बिटूमेन हो जाएगा, सॉइल प्लस बिटूमेन स्टेबलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सैंडी सॉइल द मस्ट कॉमन मेथड फॉर स्टेबलाइजेशन। तो मस्ट मेथड कौन सा, सॉइल सेमेंट इसमें होगा नहीं, तो सॉइल बिटूमेन। सैंडी सॉइल में हम लोग देखे तो बिटूमेन था और प्लस ये था, तो बिटूमेन देखते हैं। सॉइल लाइम किस में था, ये था ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। सॉइल बिटूमेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉइल सीमेंट होता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन के लिए, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन करे रोड का, तो उसके लिए ये मेथड होता है। सॉइल सीमेंट होता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। सॉइल लाइम हो गया। तो ये क्वेश्चन में हम लोग देखें तो पूछ क्या रहा था इसमें, सैंडी सॉइल पूछ रहा है। सैंडी सॉइल के लिए हम लोग क्या था बेस्ट मेथड, सैंड जैसे आएगा तो बिटूमेन यूज होगा, सैंडी सॉइल के लिए बिटूमेन हो गया। सॉइल लाइम किस में हो रहा था, ब्लैक कॉटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिटूमेन कंस्ट्रक्शन इज प्रोपोर्शनिंग द मटेरियल डिटरमाइंड फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट के लिए लेबोरेटरी टेस्ट में क्या डिटरमाइन किया जाता है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ बिटुमिनियस कंस्ट्रक्शन इज प्रोपोर्शनिंग ऑफ द मटेरियल डिटरमाइनिंग फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें से कौन सा है जो लेबोरेटरी टेस्ट से डिटरमाइन किया जाता है, तो बिटुमिनियस या असफाल्ट कंक्रीट जो है, लेबोरेटरी टेस्ट से डिटरमाइन किया जा सकता है, दैट इज इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, रोड कैम्बर दिया हुआ है, कैम्बर का फिगर दिया हुआ है। पूछ इसमें क्या रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में देख लेते हैं। पूछ रहा है रोड कैम्बर दिया हुआ है, इस तरह से पैराबोलिक है इसका स्लोप दिया हुआ 1:60 स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट है, ये पैराबोलिक है, तो स्ट्रेट का स्लोप दिया हुआ 1:60 और इसका पेमेंट बिट्स दिया हुआ, पेमेंट बिट्स कितना दिया हुआ 2, 3.5 एंड 2। तो ये पेमेंट बिट्स दिया हुआ डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा 2 + 3.5 + 2 दैट इज 7, 7.52 to 3, 4.4 + 3.5 बोले तो 7.5। तो पेमेंट बिट्स मेरा दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। पूछ रहा है फॉर डिजाइनिंग दिस कैम्बर द इक्वेशन बी यूज्ड। इक्वेशन होगा कैम्बर का, वो क्या होगा, तो इक्वेशन हम लोग जानते हैं, तो इक्वेशन होता है ओ y =
2x² डिवाइड बाई एन डब्लू होता है 2x²। अगर इसका इक्वेशन पूछा जाए, इक्वेशन जो पूछा जाए किम्बर का, तो इक्वेशन जो होता है y इज इक्वल टू 2x² डिवाइड बाई एन इंटू डब्लू। डब्लू हो गया पेमेंट बेस, एन हो गया स्लोप, और एक्स इसका एक्स के टर्म में आएगा ही, तो 2 टाइम्स x² डिवाइड बाई ये, इसका डाटा बैठा देते हैं। 2 हो गया सिंपल 2 इंटू x² डिवाइड बाई एन इंटू डब्लू बाई इक्वल टू, तो 2 मेरा दिया हुआ 2 हो गया x² है, तो एन कितना हुआ मेरा, एन दिया हुआ 1:60 बोले तो 60 इंटू डब्लू कितना आ गया था मेरा 7.5। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है 2 डिवाइड बाई 60 इंटू 7.5 x²। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है, जो डाटा आ रहा है वो ला रहा है लगभग y इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई 225 हम लोग सिंपल एक ही इक्वेशन पे हम लोग सोल्व किए हैं। 2x² डिवाइड बाई एन इंटू डब्लू, एन का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं कितना 60, और डब्लू का वैल्यू पुट कर रहे हैं 7.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है y इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई 225। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं 225 किस में दिया हुआ है, 225 दैट इज डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएट लिमिटिंग ग्रेडियंट। लिमिटिंग ग्रेडियंट पूछ रहा है कौन सा होगा, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विथ लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन द हाईवे। लिमिटिंग ग्रेडियंट इसमें हाईवे में कौन सा होगा, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएट विथ लिमिटिंग ग्रेडियंट ऑन हाईवे। लिमिटिंग ग्रेडियंट वैसा ग्रेडियंट होता है जो मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफेक्ट दे शॉर्ट डिस्टेंस में। रिक्वायरमेंट ऑफ मैक्सिमम ट्रैक्टिव इफेक्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जो मैक्सिमम देता है उसी को लिमिटिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाइल अलाइनिंग ए हिल रोड रोलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है 1:20 हॉरिजॉन्टल कर्व, रेडियस दिया हुआ 80 मीटर इन इनकॉर्डिनेट द कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट ऑन द कर्व। कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट क्या होता है, कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट होता है जब ग्रेड कॉम्पेंसेशन किया जाए किसी ग्रेडियंट में ग्रेड कॉम्पेंसेशन किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट। कुछ ग्रेडियंट को कॉम्पेंसेट किया जाता है कितना उसमें, उसी को बोलते हैं कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट। तो जो कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट होता है, ग्रेड कॉम्पेंसेशन तभी किया जाता है जब 4% से जो स्लोप है वो 4% से ज़्यादा हो। जब 4% से ज़्यादा हो तो उसको हम ग्रेड कॉम्पेंसेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर 4% से कम रहता है या 4% रहता है तो उसको नहीं करते हैं। तो इसमें जो ग्रेड दिया हुआ कितना दिया हुआ, ग्रेड दिया हुआ मेरा 1:20। 1:20 बोले तो कितना होगा, 1:20 बोले तो 5%, मीन्स 5% आ रहा है। तो 5% आ रहा है तो इसमें हम 5% जो है जो ग्रेटर है किससे, 4% से, तो इसमें हम लोग ग्रेड कॉम्पेंसेशन कर सकते हैं, मीन्स ग्रेड कॉम्पेंसेशन या कॉम्पेंसेशन कर सकते हैं। तो कॉम्पेंसेशन कितना करते हैं, तो इसका जो IRC के अकॉर्डिंग से दिया हुआ है, तो ग्रेड कॉम्पेंसेशन का जो वैल्यू होता है, ग्रेड कॉम्पेंसेशन का जो वैल्यू होता है वो 30 + R डिवाइड बाई R या 75 डिवाइड बाई R। इसमें जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग उतना ही हम लोग, इसमें जो मिनिमम डाटा होगा ये दोनों का उसको हम लोग उतना ही हम लोग ग्रेड कॉम्पेंसेशन करते हैं ग्रेड का। तो इसमें पहले निकालते हैं, फर्स्ट टर्म से निकालते हैं कितना हो रहा है, फर्स्ट पार्ट से निकालते हैं 30 + R डिवाइड बाई R। तो 30 दिया हुआ है, R मेरा कितना दिया हुआ है, R 80 दिया हुआ है, 80 डिवाइड बाई 80, 8 3 11 110 डिवाइड बाई 8, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। और 75 से निकालते हैं, दूसरा पार्ट जो था मेरा 75 बाई R था, 75 डिवाइड बाई R मेरा 80, तो ये मेरा कम आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, मीन्स 0. लगभग 9 के अप्रोक्स आ रहा है, 0.98 के अप्रोक्स आ रहा है। तो जो इसमें मिनिमम मेरा जो था उसको कंसीडर किया जाता है मिनिमम, तो मिनिमम को कंसीडर करते हैं तो मिनिमम मेरा हो जाएगा, तो मिनिमम मान लेते हैं। तो अब ग्रेड कॉम्पेंसेशन निकालने क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ग्रेडियंट मेरा दिया हुआ 5% माइनस ग्रेडियंट, अगर 0.98 था तो अप्रोक्स 1% इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो हो जाएगा मेरा 4%, तो 4% आ गया। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आ रहा है मेरा ग्रेड कॉम्पेंसेशन का, अगर कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट क्या हो रहा था, ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कॉम्पेंसेशन, ग्रेडियंट मेरा 5% दिया हुआ था, कॉम्पेंसेट ग्रेडियंट कितना आ गया 1%, दैट इज 4%। 4% को क्या लिख सकते हैं, 4% 4/100 बोले तो 1/4
25, तो 1 इन इस टर्म में लिख सकते हैं 1 इन 25। तो ऑप्शन मेरा कितना आ गया 1 इन 25, दैट इज सी। सिंपल हम लोग सबसे पहले इसमें मेथड बेसिक जो है याद रखने के लिए वही है 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर और 75 डिवाइड बाई आर, ये दोनों जो मिनिमम होगा, यही बात हमको याद है, जो मिनिमम होगा उसी को इसमें कंसीडर किया जाता है। किसके लिए? ग्रेड कॉम्पनसेशन के लिए। ग्रेड कॉम्पनसेशन कब किया जाता है? जब जो स्लोप है वो फ्लैट ग्रेटर है 4% से। जब 4% से ग्रेटर है तभी हम लोग ग्रेड कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। 4% से अगर ग्रेटर है तो भी कर सकते हैं, इससे कम है तो नहीं कर सकते। करते कितना है 75 डिवाइड बाई आर या 30 प्लस आर डिवाइड बाई आर, जो भी चीज़ मिनिमम, इसमें जो मिनिमम है उससे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? while डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन ऑफ द हाईवे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिक्स कंसिडर द नीड टू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें कंसिडर किया जाता है वो क्या है? विच डिजाइनिंग द सुपर एलिवेशन ऑफ द हाईवे इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स्ड कंसिडरिंग द नीड टू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो फिक्स करते हैं व्हाट टॉपलिंग ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल इन द मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो, avoid transverse skidding, provide drainage, contract centrifugal force due to 75% of design speed। हाँ 75% जो का डिजाइन के लिए पूछ रहा है क्या भाई? डिजाइनिंग सुपर एलिवेशन, डिजाइनिंग के पर्पज से 75% स्पीड को लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है। हम लोग देखे थे वी स्क्वायर बाय 127 आर था, तो इसमें 75% लेते हैं हम, इस 25% रिड्यूस करते हैं, जो वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं, मीन्स 0.75 वी स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको कंसिडर करते हैं मीन्स 0.75 वी का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर, ये होता है डिजाइनिंग सुपर एलिवेशन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रुप इंडेक्स का। तो ग्रुप इंडेक्स देखे थे क्या था? ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू था जी आई इज इक्वल, जो वैल्यू होता है इसका 0 से लेकर 20 तक लाइज करता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिसाइड द थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द सरफेस। इसमें थिकनेस कौन सा, थिकनेस जो है वो कौन डिपेंड करता है? थिकनेस जो है ग्रुप इंडेक्स में वो किस पे डिपेंड करता है, डिसाइड करता है। तो परसेंटेज ऑफ सबग्रेड्स वाइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रो, ये निकालता है, इससे हम लोग पढ़े थे। द परसेंटेज ऑफ सबग्रेड्स वाइल पासिंग ए 25 माइक्रो, ए या बी इसे निकालते हैं। टाइप ऑफ सरफेस एंड बेस कोर्स ये नहीं है। डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल का जो डेली है मूविंग है कमर्शियल व्हीकल का, उसी के अकॉर्डिंग हम थिकनेस निकालते हैं। जो डेली मूवमेंट है, डेली वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल व्हीकल, जो डेली वॉल्यूम है कमर्शियल व्हीकल का, उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप इंडेक्स में जो पेमेंट का थिकनेस निकालते हैं उसी के मेथड से निकालते हैं। सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन बिटुमिनस पेमेंट एलिगेटर क्रैकिंग। एलिगेटर क्रैकिंग क्या होता है? एक सरफेस पे क्रैकिंग होता है, जब बिटुमिनस पेमेंट होता है तो उसमें क्रैकिंग दिखता है, तो उसी को बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। सरफेस जो अगर बिटुमिनस सरफेस पेमेंट है, सरफेस जो अगर बिटुमिनस है तो उसमें क्रैकिंग दिखता है अलग अलग टाइप का, तो उसको एक एलिगेटर क्रैकिंग होता है। वो मेनली किस कारण से होता है, ड्यू टू किसके वजह से होता है? तो एलिगेटर क्रैकिंग जो होता है वो मेनली जो होता है वो फैटिग्यू के प्रॉब्लम से होता है। एलिगेटर जो क्रैकिंग होता है वो मेनली फैटिग्यू की वजह से होता है। इन एडुकेट बेयरिंग कोर्स नहीं, इन एडुकेट बेयरिंग कोर्स की वजह से नहीं होता। इन एडुकेट थिकनेस की वजह से भी नहीं होता। यूज ऑफ एक्सेसिव बिटुमेन, अगर एक्सेसिव बिटुमेन यूज कर लें तो ये भी नहीं होता है एलिगेटर क्रैकिंग। फैटिग्यू एराइजिंग फ्रॉम द रिपीटेड स्ट्रेस कर रहा है, उसी को एलिगेटर बोलते हैं। दैट इज रिपीट स्ट्रेस उस पर लग रहा है तो उसकी वजह से फैटिग होता है, फैटिग की वजह से ही एलिगेटर क्रैकिंग आता है। दैट इज डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। मेन फंक्शन ऑफ प्राइम कोड का मेन फंक्शन क्या होता है? प्राइम फंक्शन का जो मेन फंक्शन होता है प्राइम कोड का, द प्राइम कोड होता है मेन फंक्शन ऑफ प्राइम कोड। जो प्राइम कोड का जो मेन फंक्शन है प्रिवेंट करता है मॉइस्चर को और वेदरिंग को, मतलब किसी स्ट्रक्चर को, पेमेंट को मॉइस्चर और वेदरिंग हो गया, मॉइस्चर और वेदरिंग से प्रिवेंट करता है, मॉइस्चर और वेदरिंग से रोकता है किसको? पेमेंट को। इसके इफेक्ट से बचाता है पेमेंट को प्रिवेंट करता है किससे? मॉइस्चर और वेदरिंग से। तो बिटुमिनस पेमेंट प्रोटेक्ट द वेदरिंग और बचाता है। मेन प्राइम कोड जो है वेदरिंग और मॉइस्चर और वेदरिंग, मौसम वगैरह और जो मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में उससे प्रिवेंट करता है किसको? पेमेंट को सेफ रखता है इसे। तो ऑप्शन क्या कर रहा है? द मेन फंक्शन ऑफ प्राइम कोड का प्रोवाइड बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सरफेस। नहीं, बॉन्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता। इम्प्रूव द
राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेमेंट, क्वालिटी तो इसमें नहीं, क्वालिटी का काम ही नहीं है इसका, तो ये भी गलत है। प्रोवाइड बॉन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग बेस सरफेस ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन, हाँ ये भी हम लोग देखे थे प्राइम कोड कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, एग्जिस्टिंग सरफेस है उस पर प्रोवाइड किया जाता है प्राइम कोड। ये बोल रहा है प्रोवाइड बॉन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग बेस, जो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से उसमें जो प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइम कोड। तो इस तरह से सी हो गया। इसका जो मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट करना या प्रिवेंट द वेदरिंग और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है पेमेंट को। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, 60 नंबर है। डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल transition curve length for highway should take into account। तो ट्रांजिशन कर्व जो पूछ रहा है, द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व लेंथ जो है डिजाइन किस किया जाता है, तो हम लोग देखे थे ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है और जो मैक्सिमम होता है तीनों में उसको कंसीडर किया था। ए में क्या था, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो वाला मेथड। बी में क्या था, बी में जो था वो था सुपर एलिवेशन का। और सी में जो था वो था ISI मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो था, या IRC के अकॉर्डिंग जो था वो। तो फर्स्ट पार्ट था वो 3 फैक्टर था, वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेमली अलाउबल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल, ये कितना होता है VQ बाई CR पे। ठीक है। सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन में EN प्लस WE, ई हो गया सुपर एलिवेशन, एन हो गया W हो गया विड्थ ऑफ पेमेंट, WE हो गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन गिवन बाय, तो एक हो गया मिनिमम लेंथ के अकॉर्डिंग क्या था VA स्क्वायर बाई R होता है, टू IRC के अकॉर्डिंग होता है 2.7 VA स्क्वायर बाई R होता है प्लेन के लिए। तो यही कह रहा है कि 3 फैक्टर नेम अलाउबल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड सुपर एलिवेशन एंड मिनिमम लेंथ ऑफ फार्मूला गिवन बाय RSC। ठीक है। तो यही जो मेन जो हो गया इसका ट्रांजिशन लेंथ वो 3 पर डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पर, 2 फैक्टर पर नहीं है, 2 फैक्टर पर नहीं है, तो ये गलत है। ओनली वन, तो दैट इज 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा, तीनों होगा। एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग था VQ बाई CR, EN अगर सुपर एलिवेशन देखा जाए तो ENW हो जाएगा, और अगर IRC के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2.7 VA स्क्वायर डिवाइड बाई R, तीनों हो गया इसमें। तो इस तरह से देखा है, इसका आंसर मेरा ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्या कर रहा है, 61 नंबर का था द रेडियस ऑफ ओरिजेंटल कर्व, रेडियस दिया हुआ है मीटर, डिजाइन स्पीड दिया हुआ है एंड द डिजाइन कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इफ फुल लैटरल फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड। अगर लैटरल फ्रिक्शन को फुल कंसीडर किया जाता है तो ई का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, E प्लस एफ इज इक्वल टू VA स्क्वायर डिवाइड बाई 127 R होता है। तो F का वैल्यू दिया हुआ है, फुल कंसीडर करना है, मतलब 0.15 कंसीडर करना है, V दिया हुआ है 50 kmph, R दिया हुआ है 100 मीटर। तो इसको सारा का डाटा फुल करते हैं, इसको निकालते हैं तो कितना आ रहा है, तो E प्लस 0.15 इज इक्वल टू V के हमारा 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से E का जो वैल्यू निकल रहा है उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। E का वैल्यू जो निकल के आएगा वो अप्रोक्स जो आ रहा है 1/212 आ रहा है, मीन्स A आ रहा है, ए इसका करेक्ट आंसर। सिंपल फार्मूला याद रखना, E प्लस एफ डिवाइड बाई इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाई 127 R, इसी फार्मूला पे आएगा। इसको से E का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 212। अपने मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग क्या निकालते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट निकालते हैं ग्रेड के लिए। हम लोग देखे थे ग्रेडिंग के लिए निकालते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट, पेमेंट का जो ग्रेड होता है उसको निकालने के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है। मार्शल टेस्ट जो होता है, मार्शल टेस्ट निकालते हैं डिजाइन ऑफ बिटुमिनस के डिजाइन के लिए मार्शल टेस्ट किया जाता है। रिंग बॉल टेस्ट सॉफ्टनिंग पॉइंट निकालते हैं, सॉफ्टनिंग निकालने के लिए रिंग बॉल टेस्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं ए का पेनिट्रेशन किस में दिया हुआ, ग्रेडेशन पेनिट्रेशन टेस्ट ग्रेड के लिए, तो ए का 3, बी का बिटुमिनस डिजाइन के लिए मार्शल टेस्ट, रिंग बॉल सॉफ्टनिंग के लिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट कहाँ, डिजाइन ऑफ सॉफ्टनिंग पॉइंट दैट इज सी का 4, ए का 3, बी का 1, सी का 4, मीन्स 3 1 4, 3 1 4 देखते हैं ऑप्शन में मैच कर रहा है, 3 1 4 दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है
इन अ डिजाइन ऑफ हाईवे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग जानते हैं कि लार्ज डिस्टेंस पे प्रोवाइड किया जाता है। मैक्सिमम इसका डिस्टेंस जो था हम लोग पीछे देखे थे, मैक्सिमम डिस्टेंस इसका था एक्सपेंशन जॉइंट का, और कम कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कितना 4.5 मीटर पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो पूछ रहा है द डिजाइन ऑफ हाईवे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड बी रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड एट। तो मैक्सिमम और मिनिमम देख लेते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें कौन सा हो सकता है, 50 हो सकता है, और मिनिमम जो हो जाएगा इसमें 10 है, मीन्स मिनिमम 10 पे ये प्रोवाइड किया जाता है। इज बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को प्रोवाइड करने के लिए 50 मीटर एंड 10 मीटर पर। नेक्स्ट देखा जाए तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग पूछ रहा है। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व इन, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जो होता है कहाँ, जो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग कहाँ, जो बिटुमेन सरफेस जो है, बिटुमेन सरफेस जो अगर है, बिटुमेन सरफेस अगर पेमेंट पर जो सरफेस है वो बिटुमेन का है तो उसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व इन, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व इन कहाँ, फ्लेक्सिबल पेमेंट देखते हैं, रिजिड पेमेंट इस पर तो नहीं होगा, बिटुमिनस ओवरले ओवर द सीमेंट कॉन्क्रीट। हाँ, बिटुमिनस जो है ओवर कितना सीमेंट कॉन्क्रीट पे, तो उसमें रिफ्लेक्शन आएगा, दैट इज सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल बाइंडिंग ऑन द रोड कर्व इज गिवन बाय। साइकोलॉजिकल दो तरह का बाइंडिंग होता है, एक साइकोलॉजिकल होता है, एक मैकेनिकल होता है। साइकोलॉजिकल कितना होता है, इसका जो वैल्यू होता है साइकोलॉजिकल का वो 9.5 सॉरी साइकोलॉजिकल जो होता है वो होता है v डिवाइड बाई 9.5 रूट आर होता है। मैकेनिकल क्या होता है, मैकेनिकल बाइंडिंग अगर देखा जाए तो एन एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2r होता है। ये मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग होता है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि साइकोलॉजिकल जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग है वो कितना है, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं v डिवाइड बाई 9.5r होता है, तो v डिवाइड बाई 9.5 तो ऑप्शन दे रहा है, ये मैकेनिकल हो गया, ये मैकेनिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग हो गया। ये दिया हुआ है, इसको हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v डिवाइड बाई 9 या फिर 10 के अप्रोक्स आ रहा है 10 रूट आर। तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड फार्मूला था वो 9.5 था नीचे में, बट अप्रोप्रिएट या मतलब नज़दीकी वैल्यू जो है इसका तो 10 और 9.5 जब से नियरेस्ट जो वैल्यू है वो ये लग रहा है। तो इस तरह से देखा जाए कि साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग का जो फार्मूला है सिर्फ यही एक आ रहा, बाकी कोई इसमें वैसा कुछ है नहीं। तो करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा। ऐसे इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है v डिवाइड बाई 9.5 रूट आर होता है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा बाइंडिंग, मैकेनिकल का एन स्क्वायर बाई 2r होता है। तो इस तरह से मेरा जो आंसर हो जाएगा इसमें बी होगा। लेकिन इसमें अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो v डिवाइड बाई 9.5r होता है, और ये हो गया मेरा मैकेनिकल का, ये भी होगा और ये भी होगा, दैट इज बी इसका अप्रोप्रिएट साइकोलॉजिकल की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द हिल रोड कंस्ट्रक्शन डज नॉट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ लैंडस्लाइड इन द मानसून। बोल रहा है कि जो जिसमें दिया हुआ है इसमें से कौन जो है हेल्प नहीं करता लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए रिटर्निंग बाल ये तो करता है, रोकता प्रिवेंट करता है, मीन्स इसका यूज है। कैच वाटर ड्रेन के लिए ये भी यूज होता है। ब्रेस्ट बॉल हिल साइड में प्रोवाइड किया जाता है, ये भी यूज किया था। ब्रेस्ट बॉल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ब्रेस्ट बॉल जो प्रोवाइड किया जाता है हिली एरिया में, हिल साइड में। रिटर्निंग बॉल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, वैली साइड में। कैच वाटर ड्रेन कहाँ जाता है, पैरेलल में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पूछ रहा है डज नॉट हेल्प, कौन इसमें है डज नॉट हेल्प करेगा प्रिवेंट के लिए, तो हेयर पिन नहीं करेगा, दैट इज डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द लॉस एंगल एब्रेशन टेस्ट एब्रेशन मेथड के लिए होता है, एब्रेशन निकालने के लिए होता है। ऑन द एग्रीगेट इफ द स्पीड ऑफ द ड्रम इज इंक्रीज टू 50 rpm देन द एब्रेशन वैल्यू, अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए 50 है तो स्पीड बढ़ गया तो लॉस एंगल का एब्रेशन जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा, दैट मीन एब्रेशन इंक्रीज कर देगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन टू द प्रोवाइड ऑन द रोड कर्व इज 1 in 50। सुपर एलिवेशन दिया हुआ, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन इज स्पेसिफाइड बाय रेट ऑफ चेंज दिया हुआ 1 in 20 एंड रोड बेस दिया हुआ 10 मीटर, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन कर्व। तो सुपर एलिवेशन कर्व या मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का लेंथ पूछ रहा है। तो हम लोग ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालने के लिए 3 मेथड था, 3 फार्मूला था। पहला था सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मेथड से निकाल देता तो v/q/cr, बट यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, सी का वैल्यू निकालने का कोई डाटा नहीं है तो इस तरह से यूज नहीं करेंगे। बी क्या था, सुपर एलिवेशन मेथड ENW + WE। तो इससे
और सी था एक आईआरसी के अकॉर्डिंग। आईआरसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लेन के लिए 2.7 वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तीनों में जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑफ द एबव थ्री इज नोन एज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये हमेशा याद रखना, जो मैक्सिमम है वही वैल्यू होता है इसमें, मैक्सिमम ऑफ द एबव थ्री। तो इसमें जो निकालना सुपर एलिवेशन दिया हुआ है तो हम लोग बी फार्मूला से निकालते हैं, मीन्स ई एन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एल का जो फार्मूला हो रहा था ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई होता है। डब्ल्यू ई होता है एक्स्ट्रा वाइडिंग। ई दिया हुआ है मेरा 1/50, 1/50 दिया हुआ है, मीन्स 1/15 दिया हुआ है। एन का वैल्यू दिया हुआ 1 रेट ऑफ चेंज, तो एन का वैल्यू दिया हुआ 120। डब्ल्यू दिया हुआ मेरा 10, विड्थ ऑफ पेमेंट 10 दिया हुआ। तो यहाँ से निकालते हैं तो कितना होगा, 15 8 15 ठी 120, 8 × 10 मेरा तो 80। दैट इज इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंपल फार्मूला याद रखना, ई एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। अगर एक्स्ट्रा वाइडिंग रहता है, एक्स्ट्रा वाइडिंग निकालने के लिए, तो इससे फार्मूला पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालता। तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा समिट कर्व। समिट कर्व ऑफ फॉर्म्ड। समिट कर्व क्या होता है, अगर इंक्रीजिंग एक अपवर्ड ग्रेडियंट मीट करता है डाउनवर्ड ग्रेडियंट से, डिसेंड ये अपवर्ड ग्रेडियंट मीट करता है डिसेंडिंग ग्रेडियंट का, तो समिट कर्व का निर्माण होता है। तो बोल रहा है समिट कर्व फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ 3% अप ग्रेडियंट 5% डाउन ग्रेडियंट टू प्रोवाइड स्टॉपिंग डिस्टेंस 128 मीटर देन द लेंथ ऑफ समिट कर्व। इसमें लेंथ ऑफ सबमिट कर पूछ रहा है कितना होगा। लेंथ ऑफ सबमिट कर हम लोग जानते हैं, लेंथ ऑफ सबमिट कर पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि इसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है, और तो स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ तो इसका लेंथ ऑफ सबमिट कर एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4 होता है। एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4 होता है। एन निकालते हैं। एन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन बराबर जो होता है एन इक्वल टू होता है N1 माइनस N2 होता है। तो N1 माइनस N2 3% दिया हुआ है, माइनस N2 फिर अगर डिसेंडिंग है तो माइनस करेगा 5%। तो यहाँ से देखा जाए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 8% हो जाएगा। तो एन का जो वैल्यू आ गया, एन इक्वल टू आ गया 8%। एस मेरा दिया हुआ 128, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो निकल जाएगा एल का वैल्यू। तो सबमिट कर क्या होता है, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। इसी को सॉल्व करते हैं। एन मेरा 8% आ गया तो 0.08 लिख सकते हैं। एन एस दिया हुआ 128 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4। इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है मेरा वो 298 आ रहा है, 298 का अप्रोक्स आ रहा है। दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर। सिंपल फार्मूला याद रखना, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4, इसी पे बन गया, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ट्रैवलिंग इन बिटुमिनस पेमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज रिलेविंग। रिलेविंग क्या होता है, रिलेविंग होता है कुछ सेपरेट करना। रिलेविंग मीन्स होता है, रिलेविंग होता है सेपरेट इनटू कंपोनेंट, मीन्स किसी अलग अलग पार्ट में कोई एक बड़ा पार्ट है, इसको कन्वर्ट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है छोटा छोटा पार्ट में अलग अलग, इसी को बोलते हैं रिलेविंग। तो रेवलिंग बोलते हैं इसी को, कोई बड़ा पार्ट को, अगर कोई बड़ा पार्ट है इसको छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं रेवलिंग। तो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज, जो कॉज है रेवलिंग का बिटुमिनस पेमेंट में, जो रेवलिंग का मेन कॉज क्या है। तो कोई बिटुमिनस पेमेंट दिया हुआ है उसमें रेवलिंग हो रहा है, तो उसका मेन कॉज क्या होगा रेवलिंग का। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेवलिंग होता है क्या। तो रेवलिंग जो होता है उसको बोलते हैं कोई बड़ा पार्ट्स है, कोई एक बड़ा पार्ट दिया हुआ है, कोई एक बड़ा बॉडी दिया हुआ, उसको छोटा छोटा पार्ट में अलग अलग पार्ट में बिखर जाना या अलग हो जाना, उसी को बोलते हैं रेवलिंग। मीन्स टू सेपरेट होना, अलग अलग होना, उसको बोलते हैं रेवलिंग, या सेपरेट या अलग अलग पार्ट में बिखर जाना, तो इसको बोलते हैं रेवलिंग। तो अगर बिटुमिनस पेमेंट में क्या है, तो ऑप्शन देखते हैं इसका क्या था, यूज ऑफ सॉफ्ट पॉइंट। अगर सॉफ्ट पॉइंट का यूज करेंगे तो अलग अलग होगा। सॉफ्ट बिटुमेन को अगर यूज करेंगे, सॉफ्ट बिटुमेन में यूज करेंगे तो रेवलिंग नहीं होगा। एक्सेसिव बिटुमेन, अगर बिटुमेन को बढ़ा दिया जाए तो क्या अलग अलग हो सकता है, टूट सकता है, अलग अलग एक पार्ट टूट सकता है, नहीं होगा, क्योंकि बिटुमेन ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स चिपक कर रहेगा ज़्यादा, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। लो बिटुमेन सीमेंट, लो बिटुमेन कॉन्क्रीट, यूज ऑफ। हाँ, अगर इसमें बिटुमेन को कम कर दिया जाए, बिटुमेन को कम, अगर बहुत सा एग्रीगेट डाला हुआ है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, और बिटुमेन अगर कम कर दिया जाए, बिटुमेन कम कर दिया जाए, तो इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है या जो लुब्रिकेंट का काम जो कर रहा था, विस्कस का जो काम कर रहा था, वो कम जाए, तो ये सब अलग अलग हट सकता है, में सेपरेट हो सकता है। तो यही बोल रहा है रेवलिंग का जो मेन कारण हुआ बिटुमेन पेमेंट में, वो लो बिटुमेन कॉन्क्रीट होगा। अगर बिटुमेन कंटेंट को कम कर दिया जाए तो रेवलिंग का प्रोसेस हो सकता है, लेवलिंग हो सकता है, दैट इज का अप्रोप्रिएट। रेवलिंग मीन्स होता है टू सेपरेट, बस यही याद रखना, टू सेपरेट, अलग होना। तो सॉफ्ट बिटुमेन नहीं, एक्सेस डालेंगे तो नहीं होगा, तो लो बिटुमेन डालेंगे तो अगर बहुत सा है तो कंक्रीट जो इसमें डाला हुआ है, एग्रेट डाला हुआ है, वो अलग अलग हो सकता है अगर बिटुमेन कम रहे तो। अप्रोप्रिएट आंसर जो इसका हो जाएगा, अप्रोप्रिएट में सी हो जाएगा, लो बिटुमेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिजायर लाइन। डिजायर लाइन क्या होता है, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। इन डिजायर लाइन डायग्राम द बीट्स ऑफ द डिजायर लाइन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप इन वन डायरेक्शन। जो बीट्स होता है वो बोल रहा है डिजायर लाइन में जो बीट्स होता है, बीट्स जो होता है, बीट्स ऑफ डिजायर लाइन प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप इन वन डायरेक्शन। जो बीट्स जो होता है ये दोनों डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल होता है। बीट्स जो होता है दोनों डायरेक्शन में होता है और लेंथ जो होता है वन डायरेक्शन में होता है। लेंथ जो होता है वन डायरेक्शन में होता है, तो बीट्स जो है दोनों डायरेक्शन में होगा, तो ये गलत हो गया। तो बीट्स ऑफ डिजायर लाइन प्रोपोर्शनल टू बोथ डायरेक्शन नॉट इन वन डायरेक्शन, तो गलत हो गया। लेंथ ऑफ द डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन, नहीं बोथ नहीं वन डायरेक्शन। लेंथ जब भी होगा तो वन डायरेक्शन में होगा, बीट्स जो होगा वो दोनों डायरेक्शन में होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो कह सकते हैं कि लेंथ जो होगा दोनों डायरेक्शन में होगा, इधर और इधर दोनों में होगा। बिट्स जो होगा डिपेंड करेगा वन डायरेक्शन में। लेंथ ऑफ द डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स इन वन डायरेक्शन, मीन्स वन डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया। बिट्स ऑफ डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप इन बोथ डायरेक्शन। हाँ, बिट्स जो है दोनों डायरेक्शन में, बिट्स जो है वो दोनों डायरेक्शन में हम लोग देख रहे थे। बिट्स ऑफ द डिजायर लाइन, बिट्स जो है प्रोपोर्शनल टू बोथ डायरेक्शन, द बोथ लेंथ एंड बिट्स ऑफ डिजायर लाइन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बोथ डायरेक्शन। नहीं, बिट्स होता है दोनों डायरेक्शन में और लेंथ होता है वन डायरेक्शन में। सिंपल से याद यही रखना है, सिंपल से इस क्वेश्चन में याद यही रखना है कि जो बिट्स होगा डिजायर लाइन का वो दोनों डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल होगा, बोथ डायरेक्शन में। बिट्स अगर इधर भी है और इधर भी है तो दोनों में बेस रहेगा, लेकिन लेंथ जो होगा ओनली वन डायरेक्शन में प्रोपोर्शनल होगा, तो वन डायरेक्शन में। इसी फॉर्मूला में बना हुआ है। तो लेंथ वन डायरेक्शन में और बिट्स दोनों डायरेक्शन में, तो बिट्स का दोनों डायरेक्शन में इसमें दिया हुआ है बोथ डायरेक्शन, दैट इज सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टिपिकल मार्शल टेस्ट ग्राफ, एक ग्राफ दिया हुआ है, सेकंड पेज में आ गया ये, एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें पूछ क्या रहा है, द वेरिएबल ऑन द बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ परसेंटेज बाइंडर कंटेंट, एक्स एक्सिस पे दिया हुआ परसेंटेज बाइंडिंग कंटेंट, और बाई एक्सिस पे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रहा है। ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन में स्टेबिलिटी वैल्यू, फ्लो वैल्यू, परसेंटेज बॉयर, यूनिट वेट। तो जो इसमें जो ऑप्शन होगा, अगर परसेंटेज बाइंडर कंटेंट है बाई वेट ऑफ द टोटल मिक्स, परसेंटेज बाइंडर कंटेंट बाई वेट ऑफ द टोटल मिक्स, तो बाई एक्सिस में जो होगा वो फ्लो वैल्यू होगा, बाई एक्सिस में जो होगा वो फ्लो वैल्यू होगा, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन, अभी हम लोग देखे थे शायद ये फार्मूला, यही फार्मूला पूछ रहा है। द कम्बिनेशन ऑफ, अलग अलग दिया हुआ आर, तो रेडियस ऑफ आर रेडियस दिया हुआ है, मॉडुलस वेलोसिटी दिया, के मॉडुलस ऑफ ग्रेड रिएक्शन दिया हुआ, पॉइसन रेशियो दिया हुआ, थिकनेस दिया हुआ, विल लोड दिया हुआ। तो कम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर रिक्वायर्ड टू कंबाइन द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए हम लोग देखे थे फार्मूला क्या था, रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला देखे थे EHQ डिवाइड बाई 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल 1/4, ये हम लोग देखे थे। तो ये बोल रहा है रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कौन कौन सा टर्म चाहिए। तो E चाहिए, H चाहिए, K चाहिए, म्यू चाहिए। E चाहिए, अभी हम लोग फार्मूला इसमें देखें तो फार्मूला हम लोग क्या देखें, R इज इक्वल टू EHQ डिवाइड बाई 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर के का पावर 1/4, ठीक है। तो E तो सही है, H सही है, R नहीं होगा, R क्योंकि रिलेटिव स्टिफनेस रेडियस निकाल रहे हैं, तो R तो होगा नहीं, R इसमें भी है, R इसमें भी है, तो ये नहीं होगा। तो P का भी कहीं ज़रूरत नहीं है, P का फॉर्मूला में जिक्र नहीं है, तो P भी नहीं होगा, R भी नहीं होगा और R भी नहीं होगा। तो बच गया EH K म्यू, ये है जो टर्म है, E हो गया, H हो गया, म्यू हो गया, K हो गया, चारों टर्म, दैट इज सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सी इसका आंसर, सिंपल फार्मूला हमको याद है, EHQ डिवाइड बाई 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर का होल 1/4। इसी फार्मूला पे ये पूछा है, R का वैल्यू है रिलेटिव रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, E पर डिपेंड कर रहा है, H पर डिपेंड कर रहा है, K और म्यू पे, तो चारों सी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन, कोई सिचुएशन दिया हुआ है, ट्रैफिक वॉल्यूम एंट्रिंग फ्रॉम ऑल रोड्स इज लेस देन, ट्रैफिक जो वॉल्यूम है वो लेस देन 3000 व्हीकल पर आवर। तो हम लोग जानते हैं रोटरी में जो एंट्री करता है कितना होता है, 500 से लेकर के 5000 तक होता है, तो एप्रोप्रिएट होता है। तो 3000 दिया हुआ मिस, ये तो सही लग रहा है। तो पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम इज हाई, टोटल हाई टर्निंग ट्रैफिक इज हाई, टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई, ए रोड इज हिली रीजन। पूछ क्या रहा था, रोटरी विल
be more suitable than control by signal इस सिचुएशंस लिस्टेड अगेंस्ट। रोटरी होगा बेस्ट सुटेबल कब होगा? तो हम लोग सबसे पहले जानते थे जो व्हीकल होता है, अभी हम लोग देखें जो व्हीकल होता है उसका जो यूनिट होता है मतलब लिमिट होता है 500 से लेकर के 5000 तक होता है। तो ये तो मेरा सही है, मीन्स एक सही है। और दूसरी बात क्या, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम इज हाई। पेडेस्ट्रियन जो है वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि अगर पेडेस्ट्रियन ज़्यादा रहेगा तो व्हीकल चलेगा कैसे, उस पर बार बार वो स्टॉप का ये लगेगा। तो ये गलत है, मीन्स दो नहीं होगा। टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई। राइट टर्निंग ट्रैफिक सेफ माना जाता है, तो राइट टर्निंग ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो वो ट्रैफिक वगैरह क्लियर रहेगा। तो ये 3 हो सकता है। रोड इज हिली रीजन। हिली रीजन में रोड नहीं होना चाहिए। हिली रीजन में रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए इकोनॉमिकली बढ़ जाता है और एक्सीडेंट ज़्यादा, मीन्स हिली रीजन में रोड पेमेंट नहीं होता। तो इस तरह से देखा जाए जो रोटरी जो बनेगा बेस्ट जो होगा वो, अगर इसका जो रेंज है 500 से लेकर के अगर 5000 के बीच में रहता है तो अप्रोप्रिएट होगा। दूसरा पेडेस्ट्रियन का वॉल्यूम कम होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन का वॉल्यूम हाई नहीं कम होना चाहिए, तो 2 गलत है। राइट टर्निंग ज़्यादा होगा, मीन्स 1 और 3 सही है, मीन्स 1 और 3 दैट इज ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में देखते हैं क्या कह रहा है। मैचिंग में एट्रीशन क्या होता है, क्रेजिंग क्या होता है, शॉर्टनेस क्या होता है, एब्रेशन क्या होता है। चारों को दिया हुआ है, चारों का डिफिनीशन दिया हुआ है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्रीगेट ड्यू टू वेदरिंग। जो वेदरिंग होता है इसको बोलते हैं शॉर्टनेस। तो वेदरिंग जो होता है ये शॉर्टनेस में होता है। वेदरिंग जो होता है वो शॉर्टनेस में होता है। तो वेदरिंग हम लोग याद रखते हैं शॉर्टनेस। द रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड बाय ग्राइंडिंग एक्शन। ग्राइंडिंग एक्शन से जो रिमूवल होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ग्राइंडिंग एक्शन, तो ग्राइंडिंग एक्शन किस में होता है? ग्राइंडिंग एक्शन के लिए हम लोग एब्रेशन बोलते हैं। जो ग्राइंडिंग एक्शन होता है, ग्राइंडिंग एक्शन वो एब्रेशन के लिए होता है। म्यूचुअल रबिंग, रबिंग और ग्राइंडिंग विद द मास अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक। रबिंग होगा वो इसमें जो होगा वो एट्रीशन हो जाएगा। रबिंग जो एक्शन होगा वो एट्रीशन में हो जाएगा। दैट इज ए का 3, बी का 4, सी का 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ए का जो वेदरिंग का हो तो शॉर्टनेस हो गया, ए का 3 दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। बी का हम लोग क्या देखें? रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग से लिए तो एब्रेशन होगा। बी का 4, तो बी का 4, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किस में दिया हुआ? ए का 3, बी का 4 दैट इज सी। सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेशियो ऑफ द विड्थ of car parking area required to curb 30-degree parking and relative to 60-degree parking। 60-degree parking और 30-degree parking और 60-degree parking का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो 30 डिग्री पे हम लोग जानते हैं 30 डिग्री पे जो होता है 4.9 होता है और 60 डिग्री पे 6 होता है। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालेंगे 4.9 डिवाइड बाई 6, 4.9 डिवाइड बाई 6। दोनों का 30 डिग्री पे देखें तो 4.9 हो रहा है और 60 डिग्री पे जो होता है वो 6 होता है। दोनों का रेशियो होगा तो 4.9 डिवाइड बाई 6। तो इसका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है मेरा, और रेशियो आ रहा है मेरा, रेशियो मेरा 0.8 आ रहा है। दैट इज 0.8, दैट इज सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। सिंपल याद रखना 30 डिग्री पे 4.9 और 60 डिग्री पे 6, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो जो आंसर आ रहा है 0.8 आ रहा है, दैट इज सी। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिफरेंस टू पेमेंट। पेमेंट का रेफरेंस निकालने बोला है स्टेटमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट आर मोर सुटेबल देन रिजिड पेमेंट इन रीजन वेयर द सबग्रेड स्ट्रेंथ इज अनइवन। क्या बोल रहा है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो है मोर सुटेबल हो। फ्लेक्सिबल पेमेंट ज़्यादा सुटेबल होता है कब? जब जो रीजन जो है सबग्रेड स्ट्रेंथ इज अनइवन। आज अनइवन रीजन है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट ज़्यादा सुटेबल होता नहीं, अनइवन में नहीं होता। जब प्लेन होता है तब उसमें कंसीडर कर सकते हैं कि मोर सुटेबल होता है फ्लेक्सिबल। लेकिन अनइवन एरिया है तो उसमें मोर अनइवन में फ्लेक्सिबल नहीं, रिजिड ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इस तरह से ये मेरा गलत हो गया, तो एक गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेजिन। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिजिड पेमेंट डिपेंड्स मोर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट देन द स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट पे ज़्यादा डिपेंड करता है इन कंपेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड पे। तो ये मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्या करता है कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट रिजिड पेमेंट आर मोर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर का जो इफेक्ट आएगा रिजिड में ज़्यादा होता है। टेम्परेचर इफेक्ट जो होता है वो रिजिड में ज़्यादा होता है।
रिजिड में ज़्यादा होता है, मीन्स ये भी सही है, मीन्स एक गलत है 2 3 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट 8, एक गलत था, एक गलत था, एक गलत था, 2 3 सही, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है मेरा, द रिलेशनशिप भी यू का वैल्यू दिया हुआ है, वेर यू इज द स्पीड ऑफ द के एम पी एच एंड के इज द डेंसिटी इन बी के एम पी एच, मतलब व्हीकल पर किलोमीटर। द मैक्सिमम फ्लो कितना होगा, मैक्सिमम फ्लो व्हीकल पर आवर। तो मैक्सिमम फ्लो जो होता है हम लोग जानते हैं कितना होता है, मैक्सिमम फ्लो इज इक्वल टू क्यू बराबर के वी, एक फार्मूला होता है क्यू बराबर के वी। ठीक है, तो भी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा कितना, तो भी दिया हुआ मेरा ये, तो के इंटू भी हो गया मेरा, भी के पुट करते हैं माइनस 0.44 के, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो के मेरा 55 के माइनस 0.004004 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.044 के स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग पूछ रहा है मैक्सिमम फ्लो के लिए, तो मैक्सिमम फ्लो डी क्यू बाई डी के करते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, डी क्यू बाई डी के को जीरो करते हैं। तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे, के का जो वैल्यू निकल रहा है, के का वैल्यू निकाल रहे हैं तो के का जो वैल्यू आ रहा है मेरा वो 55 डिवाइड बाई 0.88 आ रहा है, 0.88 आ रहा है। के का वैल्यू निकल गया, तो आप पूछ क्या रहा है, के का वैल्यू निकलने के बाद, के का वैल्यू निकल गया, तो के का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से यू का वैल्यू निकाल लेंगे, यू का वैल्यू निकाल लेंगे, इससे 5 माइनस 0.44 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है सिंपल सा, इसमें जो प्रोसेस है इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि क्यू बराबर एक फार्मूला होता है के इंटू भी का वैल्यू दिया हुआ यहाँ से ये, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो के का टर्म जो आ जाएगा 55 माइनस 0.44 के स्क्वायर। यहाँ से अगर हम मैक्सिमम पो रहा है मैक्सिमम के लिए, तो डी क्यू बाई डी के का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से मेरा के का वैल्यू निकल जाता है। के का वैल्यू निकाल रहे हैं तो के का जो वैल्यू मेरा आ रहा है, के का जो वैल्यू मेरा निकल के आ रहा है, तो के का वैल्यू जो निकल के आ रहा है 55 डिवाइड बाई 0.88 आ रहा है। के का वैल्यू निकल गया, के का वैल्यू पुट करेंगे यू में, यहाँ से यू का वैल्यू निकल जाएगा, यू का वैल्यू भी निकल जाएगा, यू का वैल्यू मेरा जो आ रहा है वो 55/2 आ रहा है। के निकल गया, यू निकल गया, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा के इक्वल टू के इंटू यू हो जाएगा। तो के इंटू यू कितना हो जाएगा, अगर क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो के मेरा आ रहा था कितना, के का जो वैल्यू आ रहा था 55.88 और भी का वैल्यू कितना हो गया 55 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है वो डाटा आ रहा है मेरा 1718, दैट इज ए के अप्रॉक्स। सिंपल फार्मूला में वो सिर्फ याद रखना क्यू बराबर के इंटू भी, बाकी सारा इसी से सॉल्व करके पहले के निकालेंगे, के निकालने के बाद भी निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा ये इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कोलिजन डायग्राम से रिलेटेड है, हम लोग देख चुके हैं इसको शायद। तो कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कोलिजन डायग्राम इज यूज टू, कोलिजन डायग्राम किस में यूज किया जाता है, स्टडी एक्सीडेंट पैटर्न, एक्सीडेंट पैटर्न को स्टडी करने के लिए, जो पैटर्न है किस तरह से स्टडी एक्सीडेंट हो रहा है, स्टडी पैटर्न एक्सीडेंट पैटर्न है उसको स्टडी करने के लिए कोलिजन पैटर्न को यूज किया जाता है। तो ये मेरा सही है। एलिमिनेट द एक्सीडेंट, नहीं, कोलिजन डायग्राम को स्टडी किया जाता है क्या एलिमिनेट, इससे एक्सीडेंट थोड़ी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। दो गलत है एक सही है, दो गलत है एक सही है, दो गलत है एक सही है, तो इसमें कौन सा हो सकता है ऑप्शन, दो गलत है और एक सही है। तीसरा देखते हैं डिटरमाइन रेमेडियल मीजर, तो इसको जो डिटरमाइन रेमेडियल यूजर ये भी सही है। मेक सेटिस्फैक्ट्री एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को सेटिस्फैक्ट्री को लिए इसको नहीं यूज किया जाता है, दैट इज मेरा 1 और 3 सिर्फ सही है, 1 और 3 मेरा सही है, तो 1 और 3 सिर्फ मेरा सही है, तो 1 और 3 ये हो सकता है। ये पहले भी देखे थे एक सही है और दो गलत है, तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, एक सही और दो गलत, तो दो गलत है तो ये होगा नहीं, दो गलत है तो ये होगा नहीं, एक सही है, एक सही है तो इसमें है नहीं, तो दैट इज ये बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ द हाईवे इज इमरजेंसी ग्रेड, इमरजेंसी स्केप रैंप, इमरजेंसी स्केप रैंप जो होता है इमरजेंसी केस में कौन सा रैंप यूज किया जाता है, तो डाउन ग्रेड जो होता है, डाउन ग्रेड जो होता है इमरजेंसी के लिए यूज किया जा सकता है, डाउन ग्रेड जो होता है सबसे इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 425 माइक्रो आईएस सीप इस केस ऑफ सब बेस कोर्स वुड बी, जो 425 माइक्रो है 425 माइक्रो का जो सीब है 425 माइक्रो आईएस जो सीब है जिसको सब बेस कोर्स है वो कितना होगा उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो 6 से कम होता है, मीन्स लेस देन 6 अकॉर्डिंग टू IS
2720 IS 2720 के अकॉर्डिंग जो IS2 इसका एक IS स्पेसिफिकेशन है, IS 2720 इसके अकॉर्डिंग जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का जो वैल्यू IP का जो वैल्यू है लेस देन IP का जो वैल्यू है लेस देन 6 होना चाहिए। किसके लिए? जब 4 to 5 माइक्रो ISIP से पास करते हैं तो लेस देन 6 मेरा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, assuming the safe stopping start distance of 80 meter on the flat highway section and with setback distance 10 meter, then the would be radius of the negotiable horizontal curve। सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है? सेटबैक डिस्टेंस हम लोग देखे थे, पढ़ते सेटबैक डिस्टेंस बराबर आर माइनस डी कोस अल्फा बाई 2, ये होता है सेटबैक डिस्टेंस। एम होता है सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस होता है जब इनर कर्व है, जो फर्स्ट इनर कर्व का जो सेंटर लाइन है और जो ऑब्स्टैकल है इसका इनर मोस्ट का जो डिस्टेंस होगा बीच का, उसी को बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। द फर्स्ट ऑब्स्टैकल बिटवीन इनर साइड ऑफ द कर्व एंड द फर्स्ट ऑब्स्टैकल, इसको डिस्टेंस को बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू आर माइनस टी कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी लेंदी है यहाँ पे, इस लेंदी को कम करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट एक फॉर्मूला और होता है दोनों में रिलेशन। तो और रेडियस निकालने के लिए तो आर इज इक्वल टू एम बाई 2 प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 8R एस स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला जो होता है इसका, अगर जो फॉर्मूला देखें हम सेटबैक डिस्टेंस का एक, तो आर माइनस डी कोस अल्फ़ा बाई 2, इसी को शॉर्ट कर में या सॉल्व करते हैं तो जो रिलेशन आता है आर में और एम में, कोस अल्फ़ा को इग्नोर करते हुए, तो आर इज इक्वल टू एम बाई टू प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 8m, एस स्क्वायर डिवाइड बाई 8m। इसमें m का वैल्यू पुट करते हैं, m का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ मेरा m का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 10/2 प्लस s दिया हुआ है 80 स्क्वायर डिवाइड बाई 8m कितना हो गया 8 इंटू m 10। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आ रहा है, वो मेरा 85 के अप्रॉक्स आ रहा है 85। तो जो नियरेस्ट जो आंसर हो जाएगा इसका C आ रहा है, दैट इज 80। तो कह सकते हैं इसका C करेक्ट आंसर होगा। सिंपल इसमें याद रखना है R इज इक्वल टू एम बाई 2 प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 8m। आर सेटबैक डिस्टेंस, रेडियस और स्टॉपेज डिस्टेंस में रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, if the CBR value of tan at 5 mm penetration is higher than the 2.5 mm, then the test is repeated for checking, and if the check test reveal a similar trend, then CBR value to be। इसे जो CBR मेथड में दो पेनिट्रेशन यूज किया जाता है, 2.5 mm का और 5 mm का। जनरली जो होता है 2.5 mm जो होता है ग्रेटर होता है, लेकिन अगर कभी 5 mm ज़्यादा होता है, 5 mm का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो फिर से रिपीट करते हैं इसको। अगर बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट करने में सेम ठीक प्रोसेस आता है, मीन्स 5 mm का ही ग्रेटर आता है 2.5 से। जनरली जो होता है 2.5 mm ग्रेटर होता है 5 mm से पेनिट्रेशन का। लेकिन अगर 5 mm ग्रेटर हो जाता है, 5 mm का वैल्यू ग्रेटर हो जाता है 2.5 mm से, तो फिर इसको रिपीट करते हैं और फिर से चेक करते हैं इसको जब तक कि ये ना आ जाए 2.5 mm का। लेकिन अगर बार बार वही वैल्यू आ रहा है, 5 mm से ही ज़्यादा आ रहा है, 5 mm का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है पेनिट्रेशन का, तो फिर जो हायर वैल्यू हो जाएगा उसको कंसीडर करते हैं। यही इसमें दिया है, मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द मीन नहीं निकालते हैं, कभी भी मीन नहीं निकालते हैं, हायर निकालते हैं। हायर वैल्यू माइनस द लोअर, माइनस नहीं करते, जो हायर है वो निकालते हैं, तो ये भी गलत है। लोअर वैल्यू नहीं निकालते हैं। हायर वैल्यू ऑफ tan at 5 mm पेनिट्रेशन, जो 5 mm पेनिट्रेशन से जो हायर वैल्यू है उसी को कंसीडर करते हैं, दैट इज C। जनरली जो होता है 2.5 mm पेनिट्रेशन का वैल्यू हायर होता है CBR टेस्ट में, तो जनरली 2.5 को कंसीडर किया जाता है। लेकिन जनरल अगर कभी आ जाए 5 mm से ज़्यादा तो इसको कंसीडर कर सकते हैं जो हायर हो, दैट इज D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हीकल वाज स्टॉप्ड ऑफ 2 सेकंड बाय द फुल जैमिंग द ब्रेक, द skid mark measured 9.8 मीटर, देन द एवरेज skid रेसिस्टेंस पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, मीन्स रिएक्शन टाइम 2 सेकंड हो गया, और स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया कितना, मीन्स स्कीड डिस्टेंस हो गया, मीन्स ये इसको बोल सकते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस 9.8 मीटर दिया हुआ है,
और तो पूछ रहा है एवरेज स्किड रेजिस्टेंस, मीन्स एफ का वैल्यू पूछ रहा है, एफ का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, एफ इज इक्वल टू, अगर एम ए लगाते हैं, एफ बराबर एम ए, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जो स्किड कर रहा है फ्रिक्शन की वजह से, तो म्यू कर सकते हैं, म्यू लगा सकते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ मानते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर हम एफ मान लेते हैं तो एफ इज इक्वल टू, सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है तो म्यू एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू जी इंटू एम, इधर से एम इंटू ए बराबर एफ जी एम, एम से एम कैंसिल, तो ए जो हो गया एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो गया, एक्सेलरेशन जो हो गया वो एफ इंटू जी हो गया। एफ निकालना है, एफ बराबर ए वाई जी कर सकते हैं सिंपल, एफ बराबर ए वाई जी, एक फार्मूला हो गया। एफ क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, स्किड रेसिस्टेंस जो आता है, ब्रेकिंग डिस्टेंस लगाते हैं तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन आता है उसी को बोलते हैं एफ, एफ निकालना है या एफ इंडिकेट करना है, ए वाई जी। दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला इसमें क्या लगा रहा है, दूसरा फार्मूला क्या लगा रहा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस मेरा कितना होता है, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2GF, ठीक है। भी नहीं दिया हुआ, एस दिया हुआ, एफ निकालनी है, जी दिया हुआ, भी कैसे निकलेगा, भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भी निकालने के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS होता है, 2AS होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS होता है। यहाँ से निकालेंगे तो जो भी का जो वैल्यू आ रहा है, भी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है एफ जी टी, कहाँ से आ गया, भी बराबर जो आ गया वी स्क्वायर बराबर 2AS आता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो भी निकाल लिया यहाँ से, 2A आ गया, एस आ गया, दोनों में रिलेशन आ गया, यहाँ से भी निकाल लेंगे, भी निकालने के बाद जो मेरा एस का जो फॉर्मूला था वी स्क्वायर बाई 2GF, यहाँ से निकालते हैं तो एफ का जो वैल्यू है वो वैल्यू निकल के आ रहा है मेरा, एफ इज इक्वल टू जो मेरा वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.5, दैट इज बी। सिंपल फार्मूला इसमें याद रखना यही कि पहला फार्मूला लगाना है एम ए इज इक्वल टू एफ जी एम, या सिम एफ जी एम, एम से एम कैंसिल, ए का वैल्यू निकल गया, एफ का वैल्यू हो जाएगा ए बाई जी, पहला निकल गया, दूसरा एस दिया हुआ है बी स्क्वायर बाई 2GF, इसे निकाल लेंगे, इसमें भी नहीं दिया हुआ तो भी निकालने के लिए हम लोग और फार्मूला यूज करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AS, यू जीरो है, यहाँ से निकाल लेंगे भी का वैल्यू, एस के कारण में दोनों रिलेशन तीनों पुट करेंगे, तीनों पुट करके सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो मेरा एफ का जो वैल्यू आ रहा है 0.5 आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन द रिगार्ड रोड कंस्ट्रक्शन डिजाइन, मीन्स बोल रहा है इसमें कि सीक्वेंस में जो रोड का डिजाइन आया था, सीक्वेंस में कैसे कैसे आया था, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले जो आया था इसमें, सबसे पहले जो इसमें आया था वो सबसे पहले जो इसमें आया था टेफ्लॉन आया था, टेफ्लॉन नहीं, सबसे लेटेस्ट जो है वो सीबीआर मेथड है, सबसे लेटेस्ट है जो सीबीआर है, तो इसका था सीबीआर से पहले मैगडम आया था, मैगडम रोड, तो ये कह सकते हैं, तो ये और ये दैट इज बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा, मीन्स ट्रेसगॉट, टेफ्लॉन, मैगडम और सीबीआर सीक्वेंस में आया था, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट रोड इज टू प्लेस सिंगल लेयर ऑफ रेनफोर्स्ड, तो जनरल रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग ए रेनफोर्स्ड मतलब कह रहा है कि रेनफोर्स्ड का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है जनरली रेनफोर्स्ड, जो सिंगल लेयर अगर रेनफोर्समेंट डालना है तो कहाँ पे डालेंगे, किसी एक लेयर पेमेंट बन रहा है, कंक्रीट पेमेंट बन रहा है, कंक्रीट पेमेंट अगर बन रहा है तो उसमें जो सिंगल लेयर डालना है, सिंगल लेयर डालना है रेनफोर्समेंट को, तो वो कहाँ पे डालेंगे, तो यही पूछ में है, तो सिंगल लेयर जो डालेंगे एट द मिडिल पार्ट में डालेंगे, सिंगल लेयर जो डालेंगे द जनरली रिक्वायरमेंट टू कंस्ट्रक्ट रेनफोर्समेंट कंक्रीट रोड इज प्लेस एट द सिंगल लेयर रेनफोर्समेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द पेमेंट, मिडिल पार्ट में इसको सेपरेट डालेंगे, दैट इज इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, कॉमन प्रैक्टिस डिजाइन रिकमेंडेड द ट्रैफिक वॉल्यूम कंसिडर कहाँ होता है, 30th आवरली डिमांड पे जो होता है, 30th जो होता है उसी पे ट्रैफिक वॉल्यूम को डिजाइन किया जाता है। द कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन ए हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम 30th आवर पे इसका ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द अमाउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इम्पोज ऑन द एग्रीगेट ड्यूरिंग द एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट में जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कितना होगा? एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट में जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो टोटल नंबर ऑफ ब्लो इंटू ड्रॉप इंटू हाइट, ये बेट, हैमर बेट, तीनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो टोटल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ब्लो जो होता है टोटल इम्पैक्ट टेस्ट में नंबर ऑफ ब्लो 15 होता है। टोटल नंबर ऑफ ब्लो जो होता है इम्पैक्ट टेस्ट में वो 15 होता है। ठीक है, जो ड्रॉप होता है वो 38 सेंटीमीटर से इसको ड्रॉप किया जाता है। और जिसमें बेट का जो हैमर होता है, हैमर में जो बेट होता है, हैमर जो बेट होता है वो होता है 14 केजी का। हैमर का जो बेट होता है वो 14 केजी का होता है। हैमर बेट 14 केजी का होता है, 38 सेंटीमीटर का ड्रॉप किया जाता है। और जो नंबर ऑफ ब्लो होता है, नंबर ऑफ ब्लो होता है वो 15 ब्लो होता है। 15 ब्लो, 38 सेंटीमीटर ड्रॉप एंड 40 केजी का हैमर यूज किया जाता है इम्पैक्ट टेस्ट निकालने के लिए एग्रीगेट का। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 38 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरा जो डाटा आएगा वो आ जाएगा। वो डाटा कितना आ रहा है मेरा? वो 7980 के अप्रोक्स आ रहा है। 7980 सी इसका आंसर। और ये हम लोग देखें 38 सेंटीमीटर था, 40 केजी में था, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी सेंटीमीटर, दैट इज केजी सेंटीमीटर। केजी सेंटीमीटर दैट इज सी। सिंपल याद रखना है, ब्लो 38 सेंटीमीटर से ड्रॉप किया, टोटल ब्लो 15 था और वेट 14 था। ये तीनों से मल्टीप्लाई किए, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा डाटा आएगा ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर रिकमेंडेड फॉर द वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट में कौन सा बाइंडर यूज किया जाता है? तो बाइंडर होता है किसी को बाइंड करने के लिए, रिकमेंड फॉर द वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट है। जो वेट एंड कोल्ड है, बहुत ठंडा की जगह पे वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट में कौन सा रिकमेंडेड करोगे? तो वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट में जो यूज किया जाता है वो इमल्सन यूज किया जाता है। इमल्सन जो पेंट है वो इमल्सन जो है वो यूज किया जाता है कब? वेट एंड कोल्ड कंडीशन में, दैट इज डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा? विद द रेफरेंस टू मार्शल मिक्स डिजाइन क्राइटेरिया फॉर हाईवे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा? तो स्टेबिलिटी वैल्यू 340 मीटर होता है, सही है। फ्लो वैल्यू 8 से 16 होता है, ये भी सही है। VFB ये जो होता है, जो वैल्यू होता है VFB, इसका जो वैल्यू होता है 50 से 75 नहीं है, 75 टू 75 से लेकर के 100 तक होता है, 75 टू 85 तक होता है। तो ये मेरा गलत था। ये परसेंटेज एयर वर्ड 3 से 5 सही है। मीन्स कहने का मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये जो डाटा है 50 टू 75, 75 ये नहीं होता है, ये होता है 75 से 85। मीन्स ये गलत है, डेट इज सी मेरा गलत है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज नोटेड दैट द सेक्शन ऑफ द रोड द फ्री स्पीड दिया हुआ 80 kmph एंड द जैम डेंसिटी 70 भी व्हीकल पर किलोमीटर, देन द मैक्सिमम फ्लो पूछ रहा था। मैक्सिमम फ्लो हम लोग जानते हैं Q बराबर K इंटू V डिवाइड बाई 4 होता है। मैक्सिमम फ्लो बराबर क्या होता है? मैक्सिमम फ्लो कुड बी एक्सपेक्टेड ऑन दिस। मैक्सिमम फ्लो होता है KV बाई 4। मैक्सिमम फ्लो अगर निकाला जाए तो Q मैक्स इज इक्वल टू होता है K इंटू V डिवाइड बाई 4। K का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड कर देता 4 से। तो K कितना दिया हुआ है? K मेरा दिया हुआ है जैम डेंसिटी 70 और V दिया हुआ 80 डिवाइड बाई 4 टू 7 दूनी 14 1400 दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्या था? विच ऑफ द क्राइटेरिया गिवन बिलो आर यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ वैली वर्टिकल कर्व ऑन द रोड। वैली कर्व को डिजाइन करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं? तो वैली कर्व जो होता है अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट करता है असेंडिंग ग्रेडियंट से तो एक वैली कर्व का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। इसमें कौन कौन सा मेथड होता है? एक कंफर्ट कंडीशन होता है, ये भी होता है। हेडलाइट सेट कंफर्ट कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? कंफर्ट कंडीशन के लिए अगर देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ कर्व का वो 0.38 अंडर स्क्वायर रूट NVQ होता है, 0.38 NVQ होता है। और साइड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए फार्मूला तो NS स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.035 इंटू S होता है। इस तरह से देख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ड्रेनेज वाला भी होता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम। तो कंफर्ट कंडीशन में अगर देखा जाए तो फार्मूला 3.8 रूट NVQ होता है। और अगर हेडलाइट साइड डिस्टेंस में फार्मूला देखा जाए LS का फार्मूला लेंथ ऑफ वैली कर्व तो 0.38 NVQ हो गया कंफर्ट कंडीशन के कंडीशन में। और हेडलाइट साइड डिस्टेंस के कंडीशन में क्या होता है? हेडलाइट साइड में NS स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5
प्लस 0.035 एस होता है, 0.035 एस। तो ये भी सही है, ये भी सही है और डिफरेंस भी सही है, तीनों होता है। तो 1 2 3 तीनों वर्ड सही, दैट इज ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। मैचिंग में क्या बोल रहा है, मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग में दिया हुआ है, मैचिंग में बार्थ पार्ट दिया हुआ है, पोर्ट होल दिया हुआ है, रेवलिंग। रेवलिंग हम लोग वही पढ़े थे, टू सेपरेट करना। तो ऑप्शन यहीं से शुरू करते हैं जो हम लोग जानते हैं उससे। पोर्ट होल जो यूज होता है, जो कैविटी कॉज होता है, इसको लॉस निकलता है, उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेवलिंग को इसमें ऑप्शन खोजते हैं, रेवलिंग कौन इसमें आएगा। रेवलिंग देखो, रेवलिंग दिया हुआ है इसमें, टू रिमूव द लार्ज सरफेस एग्रीगेट लिविंग क्राइटेरिया। तो टू रिमूवल ऑफ लार्ज, जो रिमूवल कर रहा है, उसी में रेवलिंग का यूज हो जाएगा। तो रिमूवल का हम लोग देखे थे टू सेपरेट, तो रेवलिंग हो जाएगा 1 का 4, ठीक है। और पोर्ट होल का देख रहे हैं, तो पोर्ट होल का और दूसरा देखते हैं, सब्सिडेंस नहीं पता। पोर्ट होल जो होता है, तो ए स्टीप साइड बॉल शेप्ड कैविटी कॉज्ड बाय लॉस ऑफ सरफेसिंग एज वेल एज बेस कोर्स इरोजन। दैट इज 1 बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 4। ऑप्शन मैच करते हैं, बी का 1 सी का 4, किसी मैच करेगा तो यहीं से बन जाएगा बी का 1 सी का 4। सी का 4 तो इसमें दिया हुआ रेवलिंग को तो रिमूव करने के लिए होता है बी का 1, दैट इज डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं देखना। 194 का देखते हैं क्या है। कैरिंग आउट बिटुमिनस पाथ वर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मस्ट सुटेबल बाइंडर। रेनी सीजन में जो बाइंडर होगा मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा। अभी हम लोग देखें कि कोल्ड और वेदर, जो कोल्ड और वेट कंडीशन में कौन सा इमल्सन था, ये रेनी सीजन में पूछ रहा है। रेनी सीजन में कौन सा होगा, तो रेनी सीजन में कौन सा होगा, बिटुमिनस इमल्सन होगा। जो बिटुमिनस इमल्सन होगा वो रेनी सीजन में होगा। और सिर्फ इमल्सन जो होता है, अगर कोल्ड और वेट कंडीशन है तो उसमें इमल्सन यूज होता है, लेकिन रेनी सीजन है तो बिटुमिनस इमल्सन हो जाएगा। दैट इज रेनी सीजन में बाइंडर जो होगा, मेन इंपॉर्टेंट जो बिटुमिनस जो मोस्ट सुटेबल जो बाइंडर होगा रेनी सीजन में, वो बिटुमिनस इमल्सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक रिमोट डिफ्लेक्शन ऑन द पेमेंट यूजिंग बेंकलमैन एक मेथड है डिफ्लेक्शन वाला, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। बीम स्टडी इन 2 mm, देन द इक्विवेलेंट ग्रेनुअल ओवरले थिकनेस रिक्वायर्ड फॉर एन एलोवल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 mm एज पर ओरिजिनल IRC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो बेंकलमैन इक्वेशन जो होता है, एक फॉर्मूला इसका होता है 555 log DC बाई DA, ठीक है। डिफ्लेक्शन DC बाई DA, तो DC इसमें कितना दिया हुआ है, बेंकलमैन द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन ऑन द पेवमेंट यूजिंग बेंकलमैन बीम स्टडीज 2 पर डिफ्लेक्शन द इक्विवेलेंट ग्रेनुलर ओवरऑल थिकनेस रिक्वायर्ड एंड द ओवरऑल डिफ्लेक्शन इज 1 mm। तो एलाउबल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 1, ये एलाउबल डिफ्लेक्शन हो गया। और ये करेक्ट, ये हो गया रिबाउंड डिफ्लेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिबाउंड या कैरेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 555 log DC बाई DA था, DC बाई DA करेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं 2/1, तो 2 डिवाइड बाई 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है, DC था, DC कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया, एलाउबल ये हो गया। एलाउबल 1 दिया हुआ तो 1 mm हो गया, 2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा डाटा आ रहा है, जो IRC के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वही था 555 log, ये याद रखना है, DC डिवाइड बाई DA। तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो मेरा डाटा आ रहा है वो 166 के अप्रॉक्स आ रहा है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द सर्कुलर कर्व रेडियस 200 मीटर, देन द कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.15 एंड द डिजाइन स्पीड 40 kmph, देन द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन फॉर इक्वल प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर वुड बी। इक्विलिब्रियम कितना होगा इसमें, वो पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कितना होगा। फॉर द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 200 मीटर, द कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन 0.15 and the design speed 40 kmph, the equilibrium super elevation। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127R, इसी से निकालते हैं। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.15। इसको सॉल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 6.3, वो आ रहा है मेरा 6.3, दैट इज 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, डिसेंडिंग ग्रेडियंट, इफ ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ इतना
डिसेंडिंग ग्रेडियंट दिया हुआ, मीट द असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है, n1 मिल रहा है n2 से। देन द लेंथ ऑफ वैली कर्व रिक्वायर्ड फॉर द हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अभी हम लोग फार्मूला देखे थे, इसमें दो फार्मूला होता है, एक पहला होता है कंफर्ट कंडीशन, पहला जो था कंफर्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन में क्या था, अगर कंफर्ट कंडीशन में देखा जाए तो 0.38 एन वी क्यू अंडर स्क्वायर एन वी क्यू। अब अगर हेडलाइट डिस्टेंस में देखा जाए तो एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस, तो एस दिया हुआ एन दिया हुआ, इसको सोल्व करते हैं तो एन का वैल्यू पहले निकालते हैं। एन कैसे निकलेंगे, एन निकाल लेंगे तो 125 मीन्स 1/25 प्लस 1/40, ये डिसेंडिंग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लेंगे तो एन का वैल्यू निकल जाएगा। एस दिया हुआ मेरा, एन निकल गया, दोनों जोड़ करके लेंथ ऑफ वैली कब निकालना है, साइड डिस्टेंस दिया हुआ एस दिया हुआ, तो एन निकल गया यहाँ, एस निकल गया यहाँ, तो फार्मूला मेरा क्या होता है, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस, इस फार्मूला में बैठाते हैं, सिंपल सा फार्मूला बैठाते हैं, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस, एस दिया हुआ है एन दिया हुआ है, सबका वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद जो डाटा आ रहा है मेरा, जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 130 के अप्रोक्स आ रहा है, 130, दैट इज बी। सिंपल फार्मूला पे सिंपल करना, पहला कंडीशन में था अगर हेडलाइट कंफर्ट कंडीशन में तो 0.38 रूट एन वी क्यू, ये फार्मूला याद रखना कंफर्ट कंडीशन के लिए। अगर हेडलाइट डिस्टेंस के लिए निकाला जाए तो दूसरा फार्मूला हम लोग क्या देख लेंगे, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.035 एस, 0.035 एस, इस पे निकाल लेंगे। तो इस फार्मूला पर बैठा करके निकालते हैं, तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद 130 आ रहा है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, असेंडिंग ग्रेडियंट इतना मीट द डिसेंडिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग ग्रेडियंट है मीट कर रहा है डिसेंडिंग ग्रेडियंट के, द लेंथ ऑफ सबमिट कर, यहाँ जो सबमिट कर बन रहा है असेंडिंग ग्रेडियंट मीट द डिसेंडिंग ग्रेडियंट कर्व रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 500 मीटर। तो इसमें जो ओवरटेकिंग, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का जो हम लोग जानते हैं कि एल एस का जो वैल्यू होता है वो एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6 होता है, 9.6 होता है। यही अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस रहता तो कितना होता, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 4.4 होता, लेकिन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हुआ तो एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6 होगा। तो यहीं पर हम लोग पुट करते हैं एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6, एन पता है, दोनों को ऐड कर देंगे 1/100 प्लस 1/50, एन निकल गया, एस दिया हुआ है 50, तो यहाँ से ऐड करके निकाल लेंगे, दोनों को सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद जो डाटा आ रहा है मेरा वो आ रहा है 781, दैट इज बी के अप्रोक्स। सिंपल फार्मूला सिर्फ बैठाना है, एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6, इसी फार्मूला पर बैठा करके एन निकालना। एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100 प्लस 1/, एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन निकालने के लिए 1/100 प्लस 1/50, इसको अगर हम 1/50 इसको ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 3/100 बोले तो 0.03। सॉल्व करेंगे, एस का वैल्यू दिया हुआ है 50, यहाँ से निकाल लेंगे एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 9.6 का एस निकल जाएगा, एस निकलता है 781 आ रहा है अप्रोक्स, तो इसका आंसर मेरा बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें मैच कौन करेक्टली नहीं कर रहा है, मीन्स कौन सा मैच नहीं कर रहा है वो पूछ रहा है। तो कौन सा मैच इसमें नहीं कर रहा, तो हॉरिजॉन्टल कर्व पर सुपरइल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, तो सही है, मैच कर रहा है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मेथड डिजायर लाइन के लिए ये भी सही है। तो लॉस एंगल टेस्ट एब्रेशन निकालने के लिए होता है, लॉस एंगल टेस्ट जो एब्रेशन या हार्डनेस निकालने के, हार्डनेस ऑफ एब्रेशन एग्रीगेट, ये भी सही है। सॉर्नेस टेस्ट जो होता है वेदरिंग के लिए होता है, वेदरिंग इफेक्ट करता है या वेदरिंग निकालने के लिए होता है सॉर्नेस टेस्ट, लेकिन ये प्योरिटी ऑफ बिटुमेन को प्योरिटी नहीं निकाला जाता, दैट इज डी करेक्ट, नहीं मैच कर रहा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस आईएसडी का वैल्यू पूछ रहा है। आईएसडी का जो वैल्यू होता है 2 इंटू एसएसडी होता है, 2 इंटू एसएसडी होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के रिलेशन होता है डबल होता है। तो आई इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस एज पर आईआरसी स्टैंडर्ड्स एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ओवरटेकिंग, तो ये आईएसडी जो वैल्यू होता है 2 टाइम्स होता है एसएसडी का, 2 टाइम होता है एसएसडी का, 2 टाइम्स एसडी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कंसीडर एल दिया हुआ है, मीन्स लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, सॉइल का प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है, श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है, एनुअल एवरेज रेनफॉल दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल दिया हुआ है। एज पर द लेटेस्ट IRC गाइडलाइन, द सेट ऑफ द एसेंशियल डाटा रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर, मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए इसमें जो कौन सा है मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर फॉर क्ले सबग्रेड सॉइल, द बैंकलमैन स्टडी वुड बी, इसमें जो मॉइस्चर निकालने के लिए, मॉइस्चर करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए कौन सा डाटा इसमें अप्रोप्रिएट है जो यूज होगा। तो लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सिलिकॉन लिमिट ये सब तो यूज नहीं होता, यूज जो इसमें होगा वो यूज होगा एनुअल एवरेज रेनफॉल और टेम्परेचर, ये दो यूज होगा। मीन्स 4 और 5 सिर्फ सही होगा, 4 5 इसमें देख लेते हैं, 4 5 मेरा डी में सही, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एज पर लेटेस्ट IRC गाइडलाइन, लेटेस्ट IRC गाइडलाइन है डिजाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो डिजाइन होता है, द लोड पेमेंट रिक्वायर्ड टू नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे, नहीं MSA से होता है ये, नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे नहीं, ये नहीं होगा, कॉमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल, हाँ कॉमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल इन MSA, दैट इज ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया लेटेस्ट IRC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, इफ द लोड वार्पिंग, अच्छा इफ द लोड वार्पिंग एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस दिया हुआ है सीमेंट कंक्रीट स्लैब में, ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस का 210 दिया है, वार्पिंग 290 दिया हुआ, फ्रिक्शनल 10 दिया हुआ। द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग द समर, समर में पूछ रहा है, तो समर में जो होता है, समर में पूछ रहा है, अगर एज पे पूछ रहा है, अगर एज पे निकालना है, एज पे, क्योंकि कॉर्नर पे जो होता है, कॉर्नर पे फ्रिक्शन नहीं होता, हम लोग पढ़े हैं पहले भी कि कॉर्नर पे, कॉर्नर रीजन में फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कॉर्नर में फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल स्ट्रेस दिया होगा, दैट इज दैट भी होगा, तो ये एज पे होगा, ठीक है, एज पे होगा। तो एज पे के लिए हम लोग पढ़े थे, एज पे लिए हम लोग पढ़े थे, अगर एज पे निकालना है, एज पे निकालना है, तो समर के लिए, समर में जो था लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस करते हैं फ्रिक्शन स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस माइनस फ्रिक्शन स्ट्रेस समर में। ये अगर हम विंटर में निकालते हैं, विंटर में निकालते हैं तो लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शन स्ट्रेस, तो फ्रिक्शन स्ट्रेस बढ़ जाता है, मीन्स स्ट्रेस जो है, टोटल स्ट्रेस जो बढ़ जाता है विंटर में, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन स्ट्रेस ऐड हो जाता है, बट समर में जो होता है फ्रिक्शन स्ट्रेस सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, समर में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समर में लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, समर में है तो माइनस हो जाएगा फ्रिक्शन स्ट्रेस, लोड प्लस लोड स्ट्रेस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस कर देता है। तो लोड कितना दिया हुआ है मेरा, लोड स्ट्रेस दिया हुआ है 210, वार्पिंग कितना दिया हुआ है 290, और एफ कितना दिया हुआ, फ्रिक्शन स्ट्रेस दिया हुआ -10, तो इसमें माइनस कर देंगे 210, तो कितना हो जाएगा 490 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल याद रखना, यही अगर हम विंटर में पूछता, अगर विंटर में पूछता तो विंटर में कितना होगा, अगर विंटर में पूछता तो लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शन हो जाता, ठीक है। और अगर समर में मेरा पूछा है तो लोड स्ट्रेस प्लस विंटर स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शन स्ट्रेस। अगर कॉर्नर पे पूछता सिर्फ, तो कॉर्नर में लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, कॉर्नर पे अगर पूछता कॉर्नर रीजन में तो लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस, फ्रिक्शन स्ट्रेस नहीं होता, फ्रिक्शन स्ट्रेस कॉर्नर पे नहीं होता, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 204 नंबर, ब्रेक इज अप्लाइड ऑन द व्हीकल विच द स्कीड डिस्टेंस 60 मीटर before the coming stop. The developed average coefficient of friction between the tire and the pavement is 0.4. Then the speed of the vehicle before skidding would be, बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्हीकल को जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रुकने से पहले वो 6 मीटर करता है, मीन्स स्किड डिस्टेंस दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है। असिस्टेंट रेसिस्टेंस दिया हुआ है, स्किड रेसिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 0.4, बस एफ का वैल्यू दिया हुआ है और एस का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितना है उसका, तो हम लोग जानते हैं स्किड लैप डिस्टेंस और स्किड डिस्टेंस एस इज इक्वल टू कितना होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2GF, वी स्क्वायर बाई 2GF। एस दिया हुआ हमको, जी पता है, एफ पता है, तो भी निकाल लेंगे। तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, वी स्क्वायर बराबर एस इंटू 2GF। एस दिया हुआ मेरा कितना, एस दिया हुआ 60 मीटर, 9.8 इंटू 0.5, इसको सोल्व करेंगे, भी का वैल्यू निकालेंगे। भी का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से, भी का वैल्यू आ रहा है ये KMPH में ही आएगा, KMPH में आएगा भी का वैल्यू। तो भी का जो वैल्यू आ रहा है वहाँ पे सोल्व करने के बाद
बी का जो वैल्यू आ रहा है मेरा, सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है 40 आ रहा है, दैट इज़ 40। सिंपल फार्मूला है मेरा, लाइफ डिस्टेंस, एस्की डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस, इसको ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस बराबर कितना होता है, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2GF। यहीं पर से निकाल देना है फार्मूला। भी यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड, इसको शॉर्टकट और अगर लिखते हैं, अगर kmph में डालना चाह रहे हैं तो एस बराबर होता है वी स्क्वायर 245F। भी निकालना, एफ पता है, एस पता है। यहाँ सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो मेरा आ रहा है भी का वैल्यू 40 आ रहा है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू रोड्स विथ टू लेन टू वे ट्रैफिक क्रॉस एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन देन टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट पूछ रहा है। अगर टू लेन है, टू वे ट्रैफिक है, तो टोटल जो बनता है इसमें 24 बनता है। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो होता है 24 बनता है। टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो होगा, टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट टू लेन टू वे में टोटल जो होगा 24 बनता है। लेकिन 24 में 16 + 8, 16 जो होता है मेजर, 16 जो होता है वो मेजर होता है, 14 जो 8 जो होता है वो माइनर होता है। मीन 16 + 8 इक्वल टू 24 बनता है टू वे टू लेन में। ठीक है, तो जो मेजर पूछ रहा है यहाँ पे बट याद रखना, मेजर कॉन्फ्लिक्ट पूछ रहा है तो मेजर मेरा 16 है, दैट इज सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी इसका, अगर इसी में 1/1 होता, अगर 1/1 लेन रहता तो टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 6 होता है। ठीक है, 2/1 रहता तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसका मेन जो है पार्ट, मेजर पूछ रहा है तो मेजर में मेरा 16 था प्लस 8 टोटल था, तो 16 8 24, दैट इज मेरा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड क्यूरिंग कैटबैक, रैपिड क्यूरिंग कैटबैक कौन सा? रैपिड क्यूरिंग में पेट्रोल मेरा रैपिड क्यूरिंग या फिर गैसोलाइन यूज कर सकते हैं, गैसोलाइन यूज होता है या पेट्रोल यूज होता है, दैट इज रैपिड क्यूरिंग के लिए डी हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ए 2 लेन सिंगल कैरेज वे is to be designed for the design life period 15 year. The total two-way traffic intensity in the year completion of the construction expected to 200,000 commercial vehicle per day. vehicle damage factor, vehicle BDF दिया हुआ है, land distribution factor LDF दिया हुआ है, assuming annual rate of growth R दिया हुआ है 7.5%, then traffic expansion cumulative number of standard axle। इसका एक फार्मूला होता है, हम लोग देखे हैं फार्मूला इसका जो होता है नंबर ऑफ का 365A, यहाँ पर नहीं हटेगा, इसका जो फार्मूला होता है 365A 1 + R⁻n-1 VDF डिवाइड बाई R। ए दिया हुआ मेरा 2000, तो 35 फार्मूला सिर्फ याद रखना, फार्मूला पे बैठा देना, सारा डाटा आ जाएगा। 365 ए दिया हुआ 2000, ठीक है, इसके बाद 1 + R 7.5 दिया हुआ, एन मेरा दिया हुआ कितना, एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ टू वे ट्रैफिक दैट ईयर, एन कितना दिया हुआ था मेरा 15 ईयर, एन दिया हुआ 15 ईयर, भी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, भी डी एफ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ये जो फार्मूला मेरा है 365A 1 + R⁻n-1 VDF डिवाइड बाई R। इसी फार्मूला में पुट करना है। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको सॉल्व करने के बाद जो NS का वैल्यू आ रहा है, NS का जो वैल्यू आ रहा है 42 के अप्रॉक्स आ रहा है, 42 दैट इज ए। इस तरह से हम लोग देखें, इस पार्ट में हम लोग टोटल, ये लास्ट क्वेश्चन था तो इस पार्ट में हम लोग टोटल देख लिए 151 से लेकर के 207 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस तरह से मेरा हाईवे इंजीनियरिंग खत्म हो गया, हाईवे इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट खत्म हो गया। ये अंतिम पार्ट था। इस पार्ट में हम लोग टोटल जितना बचा हुआ क्वेश्चन था वो सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।